नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि यूजीसी नेट का पेपर 1 का कंप्लीट हम लोग सिलेबस करने वाले हैं और उसके तहत हम लोग आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक आखिरी और इम्पोर्टेंट यूनिट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि यूनिट 7 डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग है, उसको भी अगर हम संभव हो पाएगा तो कर लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट जो हमने बोला था उसमें आज डिस्कस करने का मुद्दा है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, ठीक है। हायर एजुकेशन, अब हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा। तो इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हम लोग उच्च शिक्षा किसके प्रोस्पेक्ट में देखेंगे। मेनली हम लोग भारत के परिदृश्य में देखेंगे और आपके सिलेबस में भी डिजाइन है कि जैसे पुरानी ज्ञान परंपरा किस तरह हुआ करती थी, प्राचीन शिक्षा पद्धति क्या हुआ करती थी। तो ऐसे हम लोग करके इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो एजुकेशन से होता क्या है। एजुकेशन से एक शिक्षार्थी और एक विद्यार्थी के अंतर्गत ये होता है कि उसकी मानसिक, बौद्धिक, तार्किक ये सारे कुछ विकास होते हैं, ठीक है। इसलिए हमको एजुकेशन जरूरी है। अब एजुकेशन आपने प्राइमरी एजुकेशन ले लिया, उसके बाद फिर एक ऐसे स्टेज तक पहुंचेंगे आपको कि हायर एजुकेशन की जरूरत होगी। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अब हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो शारीरिक, बौद्धिक और तार्किक विकास के आगे बहुत सारी ऐसे भी विकास होते हैं जो हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सामाजिक विकास। तो हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट सोशल डेवलपमेंट, दूसरा इकोनॉमिक या फिर आर्थिक विकास। देखिए समस्याएं यहाँ पर ये है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो मैं लिखूंगा देखिए इंग्लिश मीडियम में क्योंकि थोड़ा सा फास्ट होता है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और बोलने में मैं हिंदी भी बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए, सोशल, इकोनॉमिक और उसके बाद आपका सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ठीक है ना। सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्या करना है, हम लोग को विकास करना है। स्पिरिचुअल वैल्यू, ये सब विकास हम लोग को करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर जरूरी हो जाता है क्या, आपका हायर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक वो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे कभी कभी एक कथन आ जाए, तो ठीक है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन, आप सब लोग को मालूम है, दूसरे राष्ट्रपति हुए। उनके नाम पर क्या मनाया जाता है। तो वो शुरू में क्या मतलब शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारा कार्य कर रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। दैट मीन्स कि जो कार्य पहले क्या करते थे कि समाज किया करता था, परिवार किया करता था, वो आजकल कौन कर रहा है परिवर्तन, वो शैक्षिक संस्थान। तो उनका पूरा सेंटेंस यही था कि शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। जो कार्य पहले समाज, धार्मिक संस्था और परिवार किया करते थे, तो वो कार्य आज कौन कर रहा है, वो कार्य आज शैक्षिक संस्थान कर रही है। आप लिख लीजिएगा डॉक्टर राधा कृष्ण, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि शिक्षा के अगर देखा जाए तो ये पहला पॉइंट क्यों जरूरी है, इतना ठीक। फोर पिलर, फोर पिलर ऑफ, फोर पिलर मतलब चार स्तंभ शिक्षा के कौन कौन से हैं, तो उसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टू नो, टू नो मतलब जानकारी, जानकारी के लिए, लर्निंग, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, लर्निंग टू नो, मतलब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जानकारी के लिए शिक्षा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, लर्निंग टू डू, कुछ काम करने के लिए, कुछ करने के लिए शिक्षा। तीसरा नंबर का आपका पॉइंट आता है कि शिक्षा के एक चार पिलर का, टू बी, बी मतलब कुछ आप उसमें क्या करेंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर बनने के लिए, यहाँ पर बनने के लिए शिक्षा, यहाँ पर करने के लिए शिक्षा, यहाँ पर जानने के लिए। ये क्या है, फोर पिलर, चार स्तंभ है आपके शिक्षा का। आप अगर देखेंगे इसके इर्द गिर्द हम लोग की शिक्षा पूरी घूमते, टू लाइव टुगेदर, लर्निंग टू टू लाइव टुगेदर, साथ साथ रहने के लिए शिक्षा,
ठीक है, ये चार स्तंभ है, आप सब लोग इसको समझते हैं। ठीक है, टू नो जानने के लिए, कुछ करने के लिए और कुछ बनने के लिए और कुछ साथ साथ रहने के लिए, ये चार पिलर है, आप सब लोग को मालूम है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर अगला हम लोग पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन इन इंडिया कैसे है, भारत में शिक्षा, भारत में शिक्षा का डिवाइडेशन कैसा है। तो हम सब लोग को मालूम है, एक होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, दूसरा होता है सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक, तीसरा होता है हायर। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि प्राइमरी लेवल कहाँ से कहाँ किया जाता है, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे पहले से चौथी पांचवी क्लास तक। नहीं, प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास टू आपका एट्थ क्लास है, सेकेंडरी एजुकेशन नाइन्थ क्लास टू आपका ट्वेल्थ क्लास है, एंड हायर एजुकेशन में आप बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे यूजी, पीजी, रिसर्च, ये सब किस में आते हैं, हायर एजुकेशन। तो भारत में शिक्षा का इस तरह का व्यवस्था है। ठीक ना, फिर अब हम लोग धीरे धीरे अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आपका हमारा यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले है कि भारत में प्राचीन शिक्षा कैसी पद्धति हुआ करती थी। ये आप बहुत आसानी से नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, तो आप लोग नोट्स पे जरूर काम करना है, क्योंकि नोट से ही आपको काम आने वाले हैं, और ये हम बहुत शार्ट नोट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राचीन शिक्षा, भारत में प्राचीन शिक्षा की बात करेंगे। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक ना, प्राचीन शिक्षा पद्धति कहाँ, भारत में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला काल आएगा आपका नंबर वन, वैदिक पीरियड, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल, इंग्लिश वाले लोग हिंदी वाले थोड़ा सा साथ में लिखेंगे, मतलब अपना कोऑर्डिनेशन बना के, ये समझने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका टाइम पीरियड आप सब लोग को मालूम है, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, अब इसमें क्या होते थे, देखिए इसमें क्या पद्धति पढ़ाई जाती थी। सबसे पहले इसमें गुरुकुल होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, आप लिखेंगे। इसके बाद गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, वेदास वर टीच्ड, वेद पढ़ाए जाते हैं। अब वेद कितने होते हैं, तो वेद यहाँ पर चार वेद है, यहीं पर आप लोग लिख लेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, ये यहाँ पर वेदों के नाम लिखेंगे। वेद क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद, ठीक है ना, ये हमारे क्या हुए, वेद हुए। अब इसमें चार, अब ऋग्वेद में क्या हुआ करता था, ऋग्वेद में आप सब लोगों को पता है ये मंत्रों के लिए होते थे, मेनली यहाँ पर मंत्र होते हैं। ठीक है ना, इसमें 10 मंडल है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके जो जानने वाले को, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, होत्र, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सामवेद क्या है, ये संगीत से संबंधित है, इतना इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद आपका क्या संबंधित है, यज्ञ के विधान। ठीक है, और अथर्ववेद आपका इंपॉर्टेंट है, किस लिए, ये क्या है, जादू टोना, जादू टोना, चिकित्सा, अंधविश्वास, ये इसके लिए है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वैदिक पीरियड में ये हुआ करता था। और सब हम लोग को, सब लोग को मालूम है, उपनिषद, उपनिषद 108 हुए, इनकी हम लोग को पढ़ाई दी जाती थी। ठीक है, फिर हम लोगों को दर्शन हुआ करते थे। दर्शन कौन कौन से थे, दर्शन, दर्शन हम लोग को भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो न्याय, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए, न्याय, उसके बाद मान लीजिए मीमांसा, सॉरी, मीमांसा, योग, 6 दर्शन हुए। ठीक है, योग, उसके बाद वेदांत, वेदांत, इसको अंग्रेजी में भी वही वैशेषिकी,
वैसे जैसे कि 1 2 3 4 5। एक और दर्शन आपका बचता है आपका सांख्य। ठीक है, ये आपके दर्शन हुआ करते हैं भारतीय, उसमें वैदिक काल से आप इसको नोट करेंगे। इसमें और क्या क्या हम लोग लिखेंगे, एक अगला पॉइंट वेदांग। वेदांग 6 होते हैं, ये सब हम लोग को मालूम है। ठीक है ना, वेदांग में निरुक्त हुआ, छंद हुआ, ज्योतिष ज्योतिष हुआ, ये सब क्या होते थे, मतलब वेदांग होते थे, 6 वेदांग होते थे। ठीक, तो वेदांगों का अध्ययन यहाँ पर हम लोग को इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है ना, अब इसमें जैसे न्याय दर्शन हुआ, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन हुआ, तो इनके ऋषि हैं तो ये अपने को बहुत काम करिए। पर योग दर्शन के लिए जैसे पतंजलि हो गया, सांख्य दर्शन कपिल मुनि हो गया, ठीक है, गौतम न्याय। ठीक है, इस तरह से ये वैदिक पीरियड क्या, वैदिक पीरियड को आपने लिख लिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बढ़ेंगे इसमें, और अब क्या होगा, वैदिक पीरियड के बाद हम लोग बौद्ध दर्शन की ओर जाएंगे। बौद्ध दर्शन की बाद वैदिक पीरियड में इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हम लोग को पढ़ाया जाता है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इतना है, भगवत गीता का अध्ययन कराया जाता था, उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में क्या है कि मतलब पढ़ाई के लिए जाना कुल मिला के। ठीक, अब हम लोग बौद्ध काल की उसमें आएंगे, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो हमारा बहुत मोटिव यही रहेगा कि हम लोग इसको जल्दी जल्दी करें। अब बौद्ध काल, बौद्ध इरा या फिर बौद्ध काल, ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध काल का टाइम पीरियड 600 बीसी से 200 एडी तक है। 600 बीसी से 200 एडी तक। ठीक है, इतिहास हम लोग नहीं पढ़ रहे तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध की चर्चा, गौतम बुद्ध की कहानियां नहीं पढ़ेंगे। केवल इसमें ये कर लेंगे कि जैसे उस समय हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, उनके हम लोग नाम जान लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल आपके लिए है, कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो अलग बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सभी की लिस्ट बना लेंगे, कम से कम 7 8 ऐसी यूनिवर्सिटीज है अपने देश में जो बौद्ध काल से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय एक। दूसरे उसकी अगर बात करें तो दूसरे बात करेंगे विक्रमशिला। कौन सा, विक्रमशिला। तीसरी बात करें तो ओदंती, हिंदी में आप लिखिए ओदंतीपुरा, ओदंतीपुरी, सॉरी, ओदंतीपुरी, ओदंतीपुरी। ठीक है, चौथा अगर हम लोग बात करें कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन सा और यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, तो सोमपुरी, सोमपुरी। ये एक और यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो आपका वहां पर हुआ करता था जगदला। जगदला बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदला। सबके आगे आगे विश्वविद्यालय आप जोड़ लीजिएगा, यूनिवर्सिटी सब कुछ थी तो ठीक है। वल्लभी एक याद कर लीजिए, 6 वल्लभी। ठीक है ना, अब मैं बात करूंगा ये सारे विश्वविद्यालय हुआ कहाँ करते, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो ये भी बिहार का हुआ करता था, और उदंतीपुरी ये भी बिहार, ये भी बिहार। देखिए आप लोग देख रहे हो कॉमन बिहार। तो हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था ना उसी क्षेत्र में ज्यादा था, हम सब लोग को मालूम है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, इतिहास में पढ़े। सोमपुरी, सोमपुरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमपुरी बंगाल वाले एरिया में पड़ता है, और जगदला ये दोनों बंगाल वाले में, ये दोनों बंगाल। अब बंगाल की बात करें तो ये भी बिहार से लगा हुआ ही स्टेट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वल्लभी आप सब लोग को मालूम है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और एक बंगाल की और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें उस समय की, तो ठीक है, इतना इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इसमें इससे आगे बढ़ेंगे। अब बौद्ध धर्म के उसमें ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जैन धर्म पे आएंगे। किस में आएंगे, नंबर 1 बौद्ध हो गया, फिर जैन। अब जैन, जैन धर्म से संबंधित कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर क्या क्या ज्ञान हुआ करते थे, उससे हम लोग यहाँ पर अंदाजा लगाएंगे। तो इसमें क्या होता था, मत जनना, ठीक है ना, मत जनना, मति जनना, इसका मतलब क्या हुआ करता था,
हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा श्रुति जनना, मति जनना, श्रुति जनना, अवधि जनना और मनः, अवधि, मनः, मनः पर्याय। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके बाद कैवल्य, कैवल्य, फिर एक लास्ट में आपका पड़ता है। ठीक है, तो इतने इतने तरह के आपका क्या होते थे, वहां से संबंधित ये ज्ञान हुआ करते थे जैन धर्म से रिलेटेड। तो इसमें एक होता क्या था, मति जनना जो बोलते हैं, इसको छू कर, टच या फिर फील, छू कर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था वहां पर, तो ये मति जनना कहलाता है। अब फिर उसके बाद श्रुति जनना, श्रुति जनना मतलब सुनी हुई बात, सुनकर, सुनी बात, बातों को सुनकर, जो लिटरेचर हुआ करते, साहित्य को सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता था उसको श्रुति जनना कहते हैं। ठीक, उसके बाद अवधि जनना, अवधि जनना का ये मतलब होता करता था कि जो समय के साथ हम सीखते जाते हैं, समय के साथ सीखना ज्ञान को। और मना जन्म, मना पर्याय जनन का होता है कि मना पर्याय जनना का मतलब ये होता है कि जैसे जो मन में हमारे बात आई वो सत्य साबित हो जाए। ठीक है ना, अनुमान लगाना मन में और वो सच साबित हो जाए, अनुमान सच हो जाए। और कैवल्य मतलब थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान, ये समझिए आप। ठीक है, कैवल्य फिर इसी को कैवल्य जनना कहते हैं। ठीक है ना, और इतना हम लोग जैन धर्म के बारे में, उससे रिलेटेड हम लोगों ने मतलब ज्ञान को देख लिया। अब हम लोग धीरे धीरे बात आएंगे कि किस तरह से और विकास हुआ हमारे देश में और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर किस तरह से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस समय के फेमस यूनिवर्सिटीज हुई, जो हम लोग को जानना जरूरी है पुराने समय में या प्राचीन काल में, जिसको जानना हम लोग के लिए जरूरी है। तो आज हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आज आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या है, और कितने विश्वविद्यालय हुआ करते थे। एक आम नागरिक होने के लिए, होने के नाते हम लोग को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत फेमस यूनिवर्सिटी की एक बात करेंगे, जिसको कहते हैं तक्षशिला। ठीक है ना, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला सुनते ही आप सभी लोग को चाणक्य याद आ जाते होंगे। बिल्कुल याद आना भी चाहिए। उसका रीजन ये है कि कौटिल्य या फिर चाणक्य वहां पर पढ़े थे, और पढ़ने के बाद वहां पर पढ़ाते भी थे। ठीक है, तो तक्षशिला अगर बात किया जाए तो ये सबसे, इसमें पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड, मतलब ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड मतलब विश्व की सबसे प्राचीन क्या है, विश्वविद्यालय। नंबर 1, इसमें क्या होता था, आज की अगर इसमें बात करिए कहाँ से रिलेटेड है, तो वर्तमान में कहाँ पर, वर्तमान पाकिस्तान वाला एरिया में यहाँ पर यह सिचुएटेड है। उस समय अखंड भारत हुआ करता था, इसलिए इसको भारत में दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक, इसमें और क्या है, बौद्ध साहित्य में वर्णन। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो वैदिक, सॉरी वैदिक नहीं, बौद्धिस्ट लिटरेचर जितने हैं वहां पर मिलता है। जैसे जातक कथाओं में, कहां पर, जातक कथाओं में। ठीक, उसके बाद इसके इसके बारे में और हम लोग को क्या जान लेना जरूरी है कि इसको, इसमें वर्तमान में तो हम लोगों ने जान लिया कहां पर, पाकिस्तान में है। और यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो इसको सबसे बड़ी बात कि इसमें वो किया गया 1980 में, इसको हेरिटेज साइट के रूप में इसको डेवलप किया गया। हेरिटेज साइट कब बना दिया गया, 1980 में। और इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, मुख्य बातें, मुख्य बातें किसके बारे में, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता था, हायर एजुकेशन दिया जाता था, ये सब लोग को मालूम है। इसमें विषय हुआ करते थे कि कौन कौन से विषय आखिर वहां पर पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या पढ़ाया जाता है, प्राचीन शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, प्राचीन शास्त्र,
ला पढ़ाया जाता है, उसको कानून बोलते हैं। और क्या पढ़ाया जाता था कि उसमें शिल्प कलाओं से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती थी। मिलिट्री साइंस वहां पर पढ़ाया जाता है, आप नोट डाउन करिएगा। प्राचीन शास्त्र पढ़ाया जाए, ला या फिर कानून पढ़ाया गया, मिलिट्री साइंस पढ़ाया गया, अगला शिल्प कला को पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। ये इतने वहां पर विषय हुआ करते थे, ठीक है, उच्च शिक्षा से संबंधित होता था। तो और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। फेमस व्यक्ति कौन कौन पढ़ाई किया है, तो ये दो नाम आप जरूर लिखिएगा, कौटिल्य, ठीक है, या फिर चाणक्य। दूसरा नाम आता है पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रामर पुस्तक लिखी, हम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौटिल्य के जो चेला थे एक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके माध्यम से उन्होंने मगध पर राज किया था, ठीक है ना। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, एम लिख देते, ठीक। तो इतनी बात हम लोग तक्षशिला के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा यूनिवर्सिटी हम लोग आएंगे, जिसको कहते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं कर लिए होंगे थोड़ा वीडियो को पीछे ले जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि तेलहर, अंग्रेजी में तेलहरा, ठीक। इसमें हम लोग बात करेंगे ये कहाँ पे है, ये भी बिहार में सिचुएटेड है, बिहार, ठीक है। इसमें एक बात हम लोग बात करेंगे, देखिए ये आपका इंडिया का मैप सब लोगों ने देखा है, ये इंडिया का मैप है, ये एरिया क्या है, हिमालय, ठीक है ना। तो यहाँ पर पड़ता है हिमालय, ठीक है, हिमालय हो गया। हिमालय के यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं महानंदा, इसको क्या कहते हैं, गंडकी नदी एक बहती है, गंडकी। और नीचे आपकी कौन सी नदी है, गंगा। और इसके बीच में ये ध्यान दीजिए, मिथिला इतना मतलब फेमस क्यों है कि मिथिला, तो मिथिला यहाँ पर राज्य पड़ता है, मिथिला। महानंदा नदी, गंडकी नदी, हिमालय उधर है, गंगा इधर है, इसमें बीच में एक स्थान पड़ता है, इसको मिथिला कहते हैं। तो वहां पर ये मिथिला, वहीं पर ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, बिहार में, ठीक। ऐसी जगह पर इसमें कौन कौन से विषय होते थे, हम लोग विषय की अगर बात करें तो विषय नॉर्मल सबसे ज्यादा सब कॉमन रहते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा न्याय शास्त्र के लिए और तर्क शास्त्र के लिए फेमस थी ये, न्याय या फिर तर्क शास्त्र, शास्त्र। और कौन कौन से विषय थे, ला तो था ही, साहित्य तो हुआ ही करते थे, वेद यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ पे हुई, आपके मिथिला में, ठीक है। कौन इसका वर्णन दिया है, तो इसका वर्णन दिया है वेन सांग, सांग। ये कौन था, चीनी यात्री था, वेन सांग, इन्होंने इसका बारे में ज्यादा बताया, ठीक। फिर एक अगली यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग आते हैं, कौन सी, शारदा यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा विद्यापीठ कहो यार, यूनिवर्सिटी क्या, ठीक है ना। शारदा विद्यापीठ, इसकी स्थापना, सही नाम अगर देखा जाए तो विद्यापीठ भी नहीं, शारदा मंदिर विद्यापीठ। इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना बहुत शक्तिशाली राजा एक हुआ करते थे, अशोक, अशोक ने किया था। और अशोक ने इसलिए किया था कि उस समय बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, उसको थोड़ा सा ऐसा कहा जाता है, बौद्धों के प्रभाव को कम करने के लिए ये शारदा विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट आप ये नोट करेंगे, पाणिनि एवं पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी, यहीं पर रचना की गई है, ठीक है ना। और की नहीं गई है, रखी गई है, अष्टाध्यायी रखी है, ठीक है ना। कौन कराया था इसका निर्माण, अशोक। क्यों करवाया था, बौद्ध धर्म के कम प्रभाव के लिए। ये यहाँ पर इतनी बात शारदा विद्यापीठ के लिए आपको यहाँ पर जरूरी है, तो इसका मतलब ये हिंदुओं से रिलेटेड थोड़ा सा यूनिवर्सिटी हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग एक बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी के रूप में आएंगे, जिसको कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय
का नाम सुनते ही आप लोग खुश हो जाते हैं, ये मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। नालंदा। और कभी कभी तो ये मन होता है कि यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं पढ़ने गए, और अभी भी मौका मिले तो हम लोग पढ़ने चले जाएं, ठीक है, चाहे हमको वहाँ पर पहली दूसरी तीसरी पढ़ाया जाए, पर नालंदा एक नाम सुन के ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का नाम सुन रहे हैं, जाने का मन हो जाता है, आप लोग का भी हो जाता होगा, ठीक। यहाँ पर विषय क्या, नालंदा विश्वविद्यालय का लोकेशन हम लोग को मालूम है, बिहार। बिहार। इसका अगर विषय की हम लोग बात करें तो विषय इसमें क्या हुआ करते थे, तो इसमें सारे विषय, फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट समझ रहे हैं, अरे फाइन आर्ट, अरे यार इसको हिंदी, ललित कला, मेडिसिन, चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, इसमें पढ़ाया जाता है, मैथ इसमें पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोलॉजी इसमें पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोनॉमी, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, ये यहाँ पर विषय हुआ करते थे। मेनली ये क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से के शिक्षा के लिए हुआ करता था, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ठीक। और इसमें नालंदा के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें, हाँ ये देखिए कि यहाँ पर चीन, ग्रीस, तिब्बत, कहाँ कहाँ से, चीन, ग्रीक या फिर तिब्बत, या नहीं, यहाँ से स्टूडेंट आते थे, कहाँ पे पढ़ने के लिए, कहाँ जा रहे हो भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, जब यहाँ से इतने लोग आ सकते तो हम लोग क्यों नहीं मन होगा, ठीक है। और वो ऐसे नहीं आते थे कि कोई आया किसी को मिल गया, इंट्रेंस एग्जाम देते थे, इंट्रेंस एग्जाम, सोचो उस जमाने की बात है, ठीक है। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, इतनी जानकारी आप सब लोग को मालूम है। और इसमें क्या हुआ, इसमें अगर देखा जाए तो भारत के सबसे ये प्राचीन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी प्राचीन, विश्व के प्राचीन अगर बात करें तो वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आता है, और भारत की अगर प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो उसमें आपका नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आता है, ओके। फिर हम लोग आगे थे, इसको लिख लिए होंगे ना, मैं जितना बोलता जाता हूँ आप थोड़ा नोट डाउन करते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि मैं शायद सारी चीजें ना लिख पाऊँ, पर मैं कोशिश ये करता हूँ सारी चीजें लिख दूं जिससे आपको सरलता रहे नोट्स बनाने में, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि इस बार नोट्स बन जाए, उसके बाद फिर रिवीजन होता रहेगा। ओदंतीपुरी, 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 ये भी लोकेशन कहाँ पे है आपका, बिहार। बिहार में ही सारे, मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा उस समय शिक्षा पे काम हुआ बौद्ध धर्म के द्वारा, ठीक है, वैदिक वाला जो हुआ तो हुआ, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं आए थे उस समय, तो बौद्ध धर्म के ही द्वारा ज्यादातर बनाए गए। ये क्या था, एक तरह से बौद्ध मठ विहार था, क्या था ये, बौद्ध मठ विहार हुआ करता था, ठीक है। कौन, ओदंतीपुरा। इसमें अगर बात किया जाए तो इसको फाउंड या फिर स्थापना कौन किया था, तो पाल वंश द्वारा, पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम हुआ करते थे, कौन, गोपाल प्रथम, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ओदंतीपुरा बिहार में जो विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। इसको अगर बात करें, ये दूसरी प्राचीन नाम दिया जाता है उदंती, किसके बाद, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन है भारत में, मतलब प्राचीन की बात करें अभी जो वर्तमान में भी है, नालंदा, ठीक है ना, दूसरी प्राचीन, उसके बाद उदंतीपुरा विश्वविद्यालय में इतना ही है, ठीक है। इसकी प्रसिद्धि ज्यादा नहीं मिले इसलिए हम लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक। फिर एक यूनिवर्सिटी आता है विक्रमशिला, विक्रमशिला, वीवी, विक्रमशिला के बारे में भी जानना जरूरी इसलिए है, ये भी बिहार से रिलेटेड है। इसको कौन, इसको स्थापना कौन किया, तो धर्मपाल, धर्मपाल किस वंश के थे, तो ये पाल वंश के ही संस्थापक हुआ करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की, और स्थापना की, और इसमें वर्णन हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो एक तारानाथ, तारानाथ कौन हुए, इसमें बौद्ध भिक्षु हुए जो कि तिब्बत के हुआ करते, तिब्बत के संत हुए, उनके द्वारा ही, उनके एक साहित्य में हम लोग को ये चर्चा मिलती है, ठीक है ना, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय
एक हुआ करते थे, ठीक। और इसमें हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसके विषय कौन से थे, विषय से प्रश्न आ सकते हैं आपके, ठीक है। विषय इसमें क्या हुआ, तो नॉर्मली सभी विषय हुआ करते थे। और इसमें तर्क, तर्क मतलब वही लॉजिक, उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी हुआ करता था। शहरी विकास, ये देखिए, ये उस समय इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग जिस तरह आप लोग अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब करते थे ना, ये सब शहरी विकास वगैरह सब पहले से ही आ चुका था, ठीक है। कानून की पढ़ाई होना ही है, ये सारे विषय इसमें हुआ करते थे। व्याकरण होता करता था, दर्शन शास्त्र भी यहाँ पर हुआ करता था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम लोग आएंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाद कुछ और विश्वविद्यालय हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा 4-5 विश्वविद्यालय की किया, उसके बाद कुछ और विश्वविद्यालय हैं जिनकी हम लोग चर्चाएं नियमित रूप से करते रहेंगे फिलहाल। तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय की बात कर लिया, और इसमें विश्वविद्यालय जो सिलेबस में अपने मतलब जिसको डिस्कस करना चाहिए हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला भी आपका हो गया। उसके बाद आपका हम लोग विद्यापीठ की बात कर लिया, ये सब विश्वविद्यालय हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसका इर्द गिर्द केंद्र क्या था, बिहार का हुआ करता था, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे आधुनिक एजुकेशन सिस्टम, मतलब अगर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस तरह भारत में विकास किया, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें ऐतिहासिक परिदृश्य को देखना पड़ेगा कि उस समय अंग्रेज भारत में आ चुके थे, ठीक है। अंग्रेज आ चुके थे, तो उन लोग का नियम, चार्टर्ड एक्ट आएंगे, उसके बाद अधिनियम आएंगे, वो अपने हिसाब से नियम बनाएंगे। फिर उसके बाद भारत देश आज़ाद होगा, और भारत देश में आज़ाद होने के बाद क्या क्या हम लोग मतलब नियम अधिनियम आए, इसके लिए शिक्षा के लिए, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में बात करते हैं, यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे, आधुनिक एजुकेशन, क्या मॉडर्न, मॉडर्न मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली आप लोग डाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेज कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1813 ये एक चार्टर्ड एक्ट आया था। इसमें ये कहा गया कि हम लोग, मतलब हम लोग मीन्स कि अंग्रेज, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारत को में वैज्ञानिक समझ आए, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या ला रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ला रहे हैं। वैज्ञानिक मतलब ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, क्या, साइंटिफिक नॉलेज। ये किसका कहना था, ये अंग्रेजों का कहना था। लेकिन क्या यहाँ पर सही बात थी, नहीं सही बात थी। उनका केवल केवल उद्देश्य ये हुआ कि ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी को वहां पर बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 1813 में चार्टर एक्ट लाया। और एक्चुअली में हुआ क्या, ईसाई मिशनरी को इन्होंने परमिशन दे दिया, और इनका उद्देश्य ही था, देखिए सिंपल सी बात है, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन रियलिटी यही है कि ईसाई मिशनरीज को भारत में बढ़ाना, ईसाई शिक्षा को बढ़ावा देना, ईसाई धर्म को बढ़ावा देना, ये अंग्रेजों का उद्देश्य हुआ करता था, ना कि भारत की कोई डेवलपमेंट में इनका योगदान देने के लिए इन्होंने क्या बोला, साइंटिफिक हम लोग ज्ञान दे रहे, नहीं, इनका उद्देश्य केवल ईसाई धर्म को बढ़ाना था, सबको ईसाई बनाना था। इससे ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, ठीक है ना। अच्छा हुआ कि भारत आजाद हुआ और हम लोग बच गए, ठीक है ना। हम लोग बच गए मतलब कि पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाए, ठीक है ना। आज भी काम चल रहा है, इसमें आपको बहुत सतर्कता से ध्यान देना है, ठीक है, कि कब हम मतलब किसी धर्म में ना फंसे। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, न किसी धर्म की अच्छाई बता रहा हूँ, लेकिन ये सभी को आपको सचेत रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ईसाई मिशनरीज को बढ़ावा देना वहां पर मेन रोल था, जबकि ये कोई साइंटिफिक नॉलेज वॉलेज देना नहीं था। उसके माध्यम से ये यहाँ पर ईसाई मिशनरी का प्रचार किया करते थे। और उसके बाद 1813 एक्ट के बाद कुछ जैसे नियम आए, 1854 एक साल आया, 1854, ये देखिए विकास हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट या फिर चल रहा है। 1854 में क्या आया, वुड डिस्पैच नीति, वुड डिस्पैच नीति, वुड डिस्पैच नियम, ठीक है। वुड डिस्पैच नियम में क्या हुआ कि ये पहला प्रयास अगर कहा जाए भारत में तो था, पहला प्रयास, ये सच में था, मतलब प्रयास। उस समय शायद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। तो वुड डिस्पैच की नीति आए, उसके तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा मेन
लॉर्ड मैकाले द्वारा लाया गया। तो अंग्रेजी शिक्षा में यह प्रयास किया गया और अंग्रेजी शिक्षा का ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है बुडापेस्ट का नियम। ठीक है, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा, जैसे उसमें कहा गया कि हायर एजुकेशन आपका दिया जाएगा इंग्लिश में और लोअर जो एजुकेशन दिया जाएगा आपका रीजनल लैंग्वेज में, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये 1854 में ये एक प्रयास हुआ। उसके बाद फिर एक आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का संबंध किससे है? हंटर कमीशन में, हंटर कमीशन अंग्रेजी में हंटर आयोग, इसका उद्देश्य ये है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को अलग अलग करना, अलग अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है ना, क्या कर देना? अलग अलग कर देना। इसका उद्देश्य ये हुआ हंटर कमीशन का। उसके बाद फिर आता है एक अपने, अगर देखा जाए 3 के बाद हम लोग अगर बात करें तो एक वर्धा 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 आयोग की अगर बात ना की जाए भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में, तो ये अधूरा माना जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना या फिर वर्धा एजुकेशन प्लान, ये एक्चुअली क्या था? 1937 में आया। उस समय तक आप सब लोग को पता है कि थोड़ी थोड़ी कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने लगी थी और अंग्रेजों की स्थिति कमजोर होने लगी थी, मतलब गांधी जी का थोड़ा वर्चस्व था। ठीक है, तो इसको गांधी जी के विचार से भी बहुत सारा ये प्रेरित है, जिसमें आपको ये कहा जाएगा आप खुद से काम करिए, छोटे छोटे हथकरघा उपयोग करिए, चरखा चलाइए। तो इसमें ये प्लान किया गया था, मतलब आपका बेसिक शिक्षा में दिया जाएगा। ठीक है, बुनियादी शिक्षा पर यहाँ पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इसके कौन हुए? अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद अब आएगा हमारा देश आजाद हो जाएगा। उसके पहले 1937 के पहले एक और लिख लीजिए, उसके बाद ही लिख लीजिए 1935 में यूजीसी नेट, सॉरी यूजीसी नेट क्यों बोला, ठीक है, यूजीसी की स्थापना हो गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। ठीक है ना, हालांकि यूजीसी की स्थापना जाके 1956 में होती है। कोई आप मतलब ये मत बोलिएगा कि अरे सर आपने गलत बताया, 1956 में हुई, 53 में उसका वो आया पहली बार आयोग बनने की कोशिश की। आगे हम लोग उसकी बात करेंगे। 1956 में गठन हुआ। ठीक है, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यूजीसी का गठन हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? केवल इतना बात की गई कि 3 वर्षीय डिग्री, 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे, एक टॉपिक आपके हेडिंग दिया हुआ है, जिसको हेडिंग आप डालेंगे कि भारत में आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था या फिर शैक्षिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार। ठीक है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था। इसमें अब हम लोग बात करेंगे, क्या डालेंगे आप हेडिंग? आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंट या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे 1948, 1948 सन आता है, जिसमें क्या होता है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मतलब कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शैक्षिक कमीशन या फिर आयोग बनता है। ठीक है, इसमें कौन बनते हैं? इसको राधा कृष्ण आयोग भी कहा जाता है। और इसमें क्या किया गया था, क्या क्या समस्याएं हैं भारत में, क्योंकि नया नया आजाद हुआ था, तो उस समय क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या बेसिक एजुकेशन रखना चाहिए, इसमें बात किया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है, केवल इसका नाम याद रखना, और नाम याद रखने के साथ अगर अध्यक्ष याद रहे तो बहुत अच्छा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक ना। कौन हुआ करता था इसका? वो डॉक्टर राधा कृष्णन, इसको डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या हुआ? डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग सेकेंड राष्ट्रपति है। ठीक है ना, आप सब लोग को मालूम होना चाहिए, भारत का होगा ही ये दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग हुआ करते थे। इसमें बुनियादी शिक्षा पे क्या क्या समस्याएं हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किया गया। ठीक, 1948। और 1948 के बाद अगला सन आएगा आपको 1953। 1953 में क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, सॉरी 53 नहीं 52, माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग ये आया। और माध्यमिक शिक्षा आयोग से क्या हुआ? इसमें डॉक्टर लक्ष्मण
स्वामी मुदलियार इसको कहते, इनके इस डॉक्टर, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब सॉरी ठीक ना, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो इसमें भी ये 3 वर्षीय पाठ क्या करते थे? 3 वर्ष का माध्यमिक शिक्षा रहेगा और 4 वर्ष का उच्च शिक्षा रहेगा, ये कहा गया। 3 वर्ष का क्या हुआ? माध्यमिक शिक्षा, और 4 वर्ष का आपका उच्च शिक्षा होगा, इसमें कहा गया। ओके, ये 1952 में ये आया, ठीक है। फिर उसके बाद आया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब आया? ये आपके पढ़ाई में या फिर आपके इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आया? 1964। इसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर 1 कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कहते हैं। कौन से कोठारी हुआ करते थे? दौलत सिंह कोठारी नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, जिनकी अध्यक्षता पे ये आयोग बनाया गया था, ठीक है। दौलत सिंह कोठारी द्वारा ये अधिनियम लाया गया। डीएस कोठारी आ गया। अब इससे देखिए, ये इनका इंपॉर्टेंट हमारी शिक्षा की व्यवस्था में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि इनके ही कोठारी आयोग की अनुशंसा में हम लोग 1986 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा देंगे या फिर विकसित करेंगे। तो इनकी अनुशंसाएं या फिर क्या सिफारिशें थे? तो 3-4 पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। सिफारिशें, इसमें इन्होंने ये कहा कि एनसीईआरटी क्या चलाएगी? सभी शिक्षा मतलब स्कूलों में जितना भी शिक्षा दिया जाएगा वो व्यवस्था कौन संभालेंगे? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये किताबें आजकल सभी स्कूलों में सभी उसमें लगते हैं इसमें। और इन्होंने ये क्या किया? पहला ये एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा को देखिए। दूसरा ये क्या किया? न्यूनतम योग्यता को इन्होंने डिसाइड किया कि एडमिशन के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स करने गए तो आप 12वीं नहीं पास है तो आपको ग्रेजुएशन कोर्स नहीं करने दिया जाए। आप 10वीं में गए तो आप 9वीं नहीं पास है तो नहीं करने देंगे। ये न्यूनतम योग्यता का इन्होंने निर्धारण किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या बना? केब, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया, ठीक है। सलाहकार बोर्ड। चौथा, अगर इसमें एक पॉइंट और बात करें तो टीचर्स के लिए मतलब न्यूनतम वेतन की इन्होंने व्यवस्था करवाई, ठीक है। न्यूनतम वेतन, ये कोठारी कमीशन की कुछ प्रमुख बातें थी, बाकी और सारे हैं। कोठारी कमीशन हो गया। उसके बाद फिर ये आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं 1968। 1968 में बात आएंगे और उसके बाद अभी तक हम लोग पहुंचे 1964 तक, क्योंकि हमको वहां 2020 तक पहुंचा। 1968 में क्या आया? त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र यानी ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। इसका मतलब ये होता था कि जैसे हिंदी, इंग्लिश और एक साउथ इंडियन भाषा को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम लोग बात करते हैं, जैसे हम अब हमारे स्कूल की बात करें तो हमारे यहाँ क्या होता था कि एक हिंदी लगती थी, इंग्लिश लगता था और तीसरी भाषा हम लोग क्या पढ़ते थे? तमिल पढ़ते थे। जैसे तमिल में, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत तमिल लिखना आ गया। अगर विश्वास ना हो तो मैं अपना नाम लिखा के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम ऐसे लिखते थे विपिन, ये हुआ शुक्ला, ठीक है। ये तमिल में हुआ, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने तमिल पढ़ा है, अपना नाम लिखना जानते हैं, थोड़ा बहुत लिखना जानते हैं, बोलना नहीं जानते, पढ़ना भी जानते हैं। लिखना और पढ़ना बस जानते, ये देखिए, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो तमिल हम लोग पढ़ते थे तीसरी भाषा के रूप में। कोई भी भाषा हो, तेलुगु हो सकती, कन्नड़ हो सकती, मराठी हो सकती, संस्कृत हो सकती, ठीक। तो ये त्रिभाषा सूत्र 1968 में फार्मूला ये आया था, ठीक। उसके बाद 1968 की बात हम लोग आगे बात करें तो 1976 की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। देखिए हम लोग क्रम से चल रहे हैं। तो पहले क्या हुआ करती थी, शिक्षा जो होती थी
ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा को समवर्ती सूची बना दिया गया। राज्य सूची रहेगा तो राज्य अपने हिसाब से नियम बनाएंगे शिक्षा के लिए, लेकिन समवर्ती सूची हो गया तो राज्य और केंद्र दोनों अपने हिसाब से शिक्षा के नियम बनाएंगे, उससे विकास होगा। समवर्ती सूची में 1976 में इसको ला दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं बात 1968 की अगर बात करें तो ये पहली बार अगर देखा जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 1968 में फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन ये अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। इसके बाद हम लोग उसमें आए थे 1986 में पहली बार अच्छे से आए। इसमें ही पहली बार 10+2+3, 10 मतलब 10वीं 12वीं 3 वर्षीय यूजी या फिर स्नातक आपका कार्यक्रम होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 1986 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक, जो कि एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है। NEP 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये इन्होंने क्या बोला, कोठारी जो कमीशन था, उस कोठारी कमीशन उसको इन्होंने मतलब मोस्टली एग्जीक्यूट किया। वहां पर उससे उन्होंने चीजों को कॉपी किया, मतलब आप लिख सकते हैं कोठारी कमीशन की बहुत सारी अनुशंसाएं को यहाँ पर लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण अगर बिंदु की बात करें 1986 के, तो इसमें हुआ क्या कि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई, और ये स्थापना, ये सोच किसकी थी, तो एम.के. गांधी की। इसीलिए फिर जैसे चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय वगैरह है तो यहीं से आए 1986। और इसमें क्या किया गया, इसमें अगर बात करें तो नवोदय विद्यालय की स्थापना। आप लोगों को लग रहा होगा नवोदय विद्यालय क्या होता है, तो नवोदय विद्यालय में ये बताना चाहता हूँ, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसे स्कूल होते हैं जो आवासीय स्कूल होते हैं, वहीं पर रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई, सारे खेल सब वहीं पर आपसे मतलब सब आप वहीं सीख सकते हैं। ये नवोदय विद्यालय की एक पहचान है। 1986 में राजीव गांधी जी के खैर प्रयासों से हुआ, जवाहर नवोदय विद्यालय फुल फॉर्म इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 से शुरू हुई, ठीक है। वो एक ऐसी मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए, नवोदय विद्यालय एक ऐसी मशीन है जहां पर एक आप कच्चा लौंदा बन के जाएंगे, और आप अगर वहां से चाहे तो मिट्टी का घड़ा भी बन सकते हैं, और नहीं बनना चाहे तो एक क्या बोलते हैं खपरेल वाला खपड़ा भी बन सकते हैं, जिसका कोई शेप नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से वहां पर ढलते हैं, ठीक। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। चौथे नंबर की अगर बात, तीसरे नंबर की अगर बात करें, और इसके मुख्य बिंदुओं को कौन सी बात है, बहुत सारे इसमें मुख्य बिंदु, लेकिन हमने छांट छांट के लिखा है, ठीक है। इसमें जैसे सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिकता किसमें, शिक्षा में, मतलब हर यूनिवर्सलाइजेशन, हर जगह शिक्षा को पहुंचाना, ये उद्देश्य हो गया था 1986 के अधिनियम से। फिर उसके बाद आधुनिक व्यवसायीकरण, मॉडर्न प्लस कमर्शलाइज प्लस टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है ना, मॉडर्न, कमर्शियल और टेक्नोलॉजी, इसमें ध्यान दिया गया, ठीक है। इसकी पद्धति क्या थी, 10+2+3, ये वही पद्धति हुआ करती, ठीक है, लागू कर दिया गया, ठीक। प्रत्येक जिले में एक नवोदय होगा, हमने यहाँ पर बात किया एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, एक जिले में एक नवोदय होगा। ये हुआ इसमें कौन सी, उसमें बाद 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इतनी बातें प्रमुख है। उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे किसमें कि 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग 1986 तक पहुंच गए। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर है, हम नहीं चाहते कि इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करें, इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं एक वीडियो में इसको
पूरा खल्लास करने की। ओके, तो अब हम लोग 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहुंच गए हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, इसमें हम लोग सबसे पहले इसको तो यही याद कर ले कितने तारीख को आया था। तो ये 29 जुलाई 2020। अध्यक्ष कौन हुआ करते थे इसके इसके कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन। ठीक है, ये अध्यक्ष हुआ करते थे किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई को ये लागू कर दिया गया। ये लागू करने, अब इसमें हम लोग प्रमुख बातें कर लेते, प्रमुख तथ्य, इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें क्या लागू किया गया? 5+3+3+4 प्रणाली। नंबर 1, 5-3-3-4 प्रणाली लागू कर दिया गया। 5-3-3 मतलब ये 5 साल तक के बच्चे के लिए, 5 साल तक आपका नाम नहीं लिख जाएगा बच्चे का, ये 5 साल में पहली बार एडमिशन होगा, फिर 3 साल अगला पढ़ेगा प्राइमरी, फिर 3 साल अगला पढ़ेगा, फिर 4 साल अगला पढ़ेगा, तब तक में आपका ये 12वीं कंप्लीट हो जाए। ओके, ये प्रणाली यहाँ पर लागू कर दिया गया। ये उम्र है, ध्यान दीजिएगा, हमने एक वीडियो भी बनाया है इसमें बहुत डिटेल में, उसको आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है, ये प्रणाली यहाँ पर लागू किया गया। उसके बाद पहले क्या प्रणाली लागू किया गया था? किसके स्थान पर? 10+2 मतलब 10वीं प्लस 12वीं, इसके स्थान पर ये प्रणाली अब लागू हो गया 12वीं तक के बच्चों के लिए। ठीक है, और इसमें क्या प्रमुख बातों की अगर हम लोग बात करें तो 5वीं तक की शिक्षा, 5वीं तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। मदर टंग जिसको कहते हैं, मातृभाषा का है मदर टंग। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा या फिर मदर टंग, जैसे हिंदी भाषी राज्य में हिंदी, तमिल में तमिल, उर्दू में उर्दू, इस तरह। ठीक, त्रिभाषी फार्मूला आया इसमें भी, त्रिभाषी फार्मूला। अब इसमें क्या हुआ था? फार्मूला में हिंदी, इंग्लिश और उत्तर भारत में संस्कृत को कंपलसरी लैंग्वेज कर दिया गया, दक्षिण भारत में तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें इसके कौन कौन से मेन पॉइंट हुए? अगला, चिंतन, तर्क, इन सब साइंटिफिक डेवलपमेंट, इन सब में आपका विकास होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया गया। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट खोज के ला रहा हूँ, बाकी बहुत सारा है, आप पूरा देखेंगे वो पूरा खर्रा निकल के आएगा। अब ठीक है, एक और इसमें पॉइंट आया, NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम लेगा, किस लिए? अनेक कोर्स में प्रवेश के लिए। NTA एग्जाम लेगा अनेक कोर्स में प्रवेश पाने के लिए, जैसे आपका NTA UGC नेट एग्जाम ले रहा है आपको प्रवेश देने के लिए PhD में, आपको बनाने के लिए प्रोफेसर। ओके, तो ये नई शिक्षा नीति है। ठीक है, और बहुत सारे नियम जैसे आजकल देख रहे होंगे। हाँ, ABC, ABC ये बहुत बड़ा वो है, ABC एकेडमिक बैंक क्रेडिट, फुल फॉर्म लिखिए, एकेडमिक बैंक क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट ये क्या होता है? इसमें आप जैसे ही आप किसी आप स्कूल में या फिर एक कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपसे ABC ID पूछेगा। ABC ID वो होता है कि आपके लिए एक पॉइंट निर्धारित करेंगे, जैसे ही आपने एडमिशन लिया वहां से आपके पॉइंट बनना शुरू, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम, वहां से आपके पॉइंट जुड़ने शुरू है। लेकिन किसी कारण बस आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज छोड़ दिए तो आपके पॉइंट जितने रहेंगे, ठीक है ना, वो आपके दे दिया जाएगा कि आपने इतना पॉइंट तक पढ़ाई किया है। अब अगर दूसरी जगह एडमिशन लेंगे तो उसके आगे ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। और कहीं ऐसी जरूरत पड़े कि इतना हमको ABC नंबर चाहिए या फिर काउंट चाहिए जिसके आधार पर आपको नौकरी मिल सके, तो वो आप इसी तरह मिल जाए। आपकी शिक्षा जितने दिन में आपने पढ़ाई किया वो बर्बाद नहीं जाएगी। ये ABC बैंक क्रेडिट को बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा हुआ। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ जाते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? अब हम लोग धीरे धीरे आधे से ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि आप थोड़ा देखेंगे कि आखिर ये कंप्लीट हुआ पारंपरिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा और गैर पारंपरिक,
ये क्या होता है, मतलब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल शिक्षा क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ, कभी आ जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि टीचर ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक केवल बोलेगा और वहां पर स्टूडेंट सुनेगा, स्टूडेंट सुनेगा। और यहाँ पर क्या होता है पारंपरिक शिक्षा में कि यहाँ पर मान लीजिए ग्रुप भी होगा, व्यक्तिगत और यहाँ पर मौखिक, मौखिक शिक्षा में मेन मौखिक या फिर दृश्य। एग्जाम्पल गुरुकुल। ये पारंपरिक शिक्षा क्या होते हैं, टीचर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब शिक्षक बोलेगा आपको सुनना है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इसमें मौखिक होगा और दृश्य मतलब सामने बैठा रहेगा व्यक्ति, उसको देख सकते हैं। और गुरुकुल जैसे पद्धति में ये शिक्षा अपनाई गई थी। ठीक है, इसीलिए इसको पारंपरिक कहते हैं। उसमें क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा आप नहीं पूछ सकते, सॉल्व नहीं करवा सकते मास्टर से, उसका जीव कुल मिला के नहीं खा सकते। अभी पारंपरिक उसका थोड़ा सा उल्टा है और थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या होगा कि टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों की सहभागिता रहेगी, एक दूसरे को दोनों डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर टीचर ने स्टूडेंट को मार दिया तो आजकल स्टूडेंट भी बाहर देख लेता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। खैर ये गलत बात होती है, लेकिन आजकल के स्टूडेंट थोड़ा सा हो गए, वो अपने आप को स्टूडेंट केवल कहाँ तक मानते हैं, जो स्कूल के अंदर बाउंड्री होती है, उसके बाहर वो अपने आप को बराबर समझते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है ना, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। वो हर जगह टीचर टीचर ही है, स्टूडेंट स्टूडेंट, और टीचर को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। वो नहीं कि वो बाउंड्री के अंदर आ जाए तो अपने आप को फिर जेलर ही समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये टीचर स्टूडेंट दोनों का यहाँ पर समर्थन रहता है, साथ में बातें करते हैं, टीम के रूप में काम करते हैं, ग्रुप्स का डिवाइडेशन होता है। ये यहाँ पर गैर पारंपरिक आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले आत्मनियंत्रण की सबसे ज्यादा जरूरत है। किसमें, आज की शिक्षा में सिर्फ कंसंट्रेशन अगर होगा तो आप लोग जीवन में कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा अवधोजा गुरु जी कहते हैं कि मतलब अगर भारत देश है तो भारत देश में यहाँ तक आपको मतलब एक भिखारी से लेके आपको यहाँ तक भगवान बनने तक की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप जैसा ज्ञान देंगे, जैसा आप ज्ञान को बढ़ाएंगे, या जैसा आप नियंत्रण खुद पे रखेंगे, योगा करेंगे, तो आप लोग कहाँ पहुंच सकते हैं, भगवान की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आपको लोग पूजेंगे, तो यह ध्यान दीजिए, आत्मनियंत्रण गैर पारंपरिक में आएगा, इसमें आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखें। ठीक, तो ये आत्मनियंत्रण हो गया, तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं किसके, आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी अब चलेंगे। कुछ ऐसी मतलब भारत में रेगुलेटरी बॉडी है जिनके माध्यम से हमारे देश में उच्च शिक्षा चलता है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, रेगुलेटरी बॉडी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब भारत को भारत में शिक्षा संस्थान या फिर एक शैक्षिक निकाय कौन कौन से हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा बात होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार होते हैं। तो राज्य सरकार क्या करेंगे, अपने माध्यम से मतलब संसद में अधिनियम बना के, एक्ट बना के क्या करेंगे, जो भी नियम बनाएंगे, जो संबंधित नियम बनाएंगे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सॉरी स्वास्थ्य में, शिक्षक या फिर उच्च शिक्षा में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, हम सब लोग को मालूम है। ठीक है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्रालय होता था, मेनली अभी भी है शिक्षा मंत्रालय, अब हुआ है इसका विकास अगर देखें तो सबसे पहले क्या होता है, शिक्षा, मैं शॉर्ट में लिखूं, एजुकेशन एंड कल्चरल मिनिस्ट्री हुआ करता था। ठीक है, फिर 1988 नहीं 1986 में क्या हुआ, जब वो क्या आने वाला था नई शिक्षा नीति, उसके पहले जस्ट 1985 में ये क्या बन गया, MHRD, मानव संसाधन मंत्रालय बना, केवल शिक्षा मंत्रालय, और अब 2020 में क्या बन चुका है, शिक्षा मंत्रालय।
शिक्षा मंत्री भारत के कौन है? कोई कमेंट करके बताएगा वर्तमान में, और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे ये भी बताना है आपको। ठीक, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो नियम अधिनियम बना के यूनिवर्सिटीज या फिर हायर एजुकेशन या फिर शिक्षा संबंधित जितने भी काम होते हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार राज्य द्वारा उनके विधानमंडल में बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा है एक केंद्रीय सलाहकार, केंद्रीय सलाहकार। तो इतने लोग क्या करते हैं भारत के शिक्षा में मतलब व्यवस्था में ध्यान देते हैं। ठीक है। और कुछ शीर्ष स्तर के यहाँ पर बॉडी है, रेगुलेटरी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है, तो हम लोग कुछ बात करेंगे। ठीक है। केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सलाहकार, ये तो हो ही गए। फिर उसके बाद हम लोग अब जैसे पहला एक बात करेंगे अन्य, अन्य अन्य बॉडी या फिर अन्य निकाय। ठीक है। उच्च स्तरीय अगर बात अन्य निकाय, मेनली उच्च स्तरीय। नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 में सबसे पहला हम लोग बात कर लेंगे किसकी? AICTE। AICTE, AICTE का फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन करिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है ना, मैं लिखूंगा नहीं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो ये 1945 में। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली। अब आप समझ रहे होंगे टेक्निकल एजुकेशन में इसका ये एक सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी यानी एडवाइजरी बॉडी है AICTE। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे नंबर की बात में आएगा कि आपका CA मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब वास्तुकला परिषद। ठीक है। वास्तु कला परिषद, इसका हिंदी में क्या होगा? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसका हिंदी थोड़ा देख लीजिएगा, अखिल भारतीय परिषद ऑफ तकनीकी शिक्षा, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद शिक्षा। ठीक है ना, ये हुआ। दूसरे नंबर की अगर बात करें कि और कौन सी बॉडी है, तीसरे नंबर की बात करेंगे तो ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। नोट डाउन करेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक परिषद अनुसंधान। ठीक है। हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, डाल के विकिपीडिया फिर गूगल पे। इसमें क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च करना है। हेडक्वार्टर सबका नई दिल्ली मोस्टली है। ठीक है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसमें स्थापना नहीं है। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से है? क्षेत्रीय रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पुणे है, आपका बेंगलोर है, बेंगलोर, आपका गुवाहाटी है, गुवाहाटी नहीं गुवाहाटी, गुवाहाटी। ठीक है। मैं पुणे, बेंगलोर, गुवाहाटी। ठीक है। इतने यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय है। ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त स्वायत्त निकाय है। ठीक। फिर अगला हम लोग इम्पोर्टेंट आते हैं जिसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके जो हम लोग को टेस्ट करने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं UGC नेट। UGC नेट नहीं, UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC अगला बॉडी है। ठीक है। ध्यान नंबर आप डाल लीजिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका इतिहास थोड़ा जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। 1953 1956 कभी आए? 1953 में स्थापना हुई थी तो नो सर, 1953 में पहली बार विचार आया था और इसकी नींव रखी गई किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम, अब्दुल नहीं अबुल कलाम। वहां सबसे पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे भारत देश के, तो उनके द्वारा इसका नींव रखा गया और फिर
शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1956 में इस संसद में अधिनियम लाकर विशेष विधेयक अधिनियम ला के वहां पर पारित कर दिया गया और इसका यूजीसी का गठन हुआ। कब हुआ? 1956 गठन विशेष अधिनियम से। ये 1956 की बात हो गई। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। आप अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक, ये क्या करवाता है? सब लोग को मालूम है, एग्जामिनेशन कराते हैं और जितना उच्च शिक्षा है उसको हैंडल करता है। इसके 6 क्षेत्रीय सेंटर है, मतलब रीजनल सेंटर है, उनकी हम लोग यहाँ पर लिस्ट जान लेंगे, कभी एग्जाम में आ गया। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भोपाल, कोलकाता, कोलकाता के बाद आपको और किधर चाहिए? चाहिए तो है हैदराबाद, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, एक पूर्व में चाहिए गुवाहाटी। ठीक, फिर उसके बाद बेंगलोर और पुणे, बेंगलोर, पुणे, ये आपके क्षेत्रीय कार्यालय। तो यूजीसी के बारे में इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया। इसका अगर डेट की बात करें तो 1956 में ये गठित हो गया था। ठीक, इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब लोग हम लोग अगले पोर्शन तक बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जो लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं, अभी नैतिक शिक्षा जैसे बचा हुआ है और यूनिवर्सिटीज वगैरह कितनी है क्या है, इसमें थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे और फिर इस टॉपिक को सम अप करेंगे। ठीक, बहुत आसानी से हम लोग बहुत धीरे धीरे बहुत प्रेम पूर्वक इस टॉपिक को भी कंप्लीट करने के कगार में आ गए। सब लोग को धीरे धीरे बधाई। और पेपर 1 का हम लोग का जितना हमने वादा किया था वो कंप्लीट हो रहा है। अब आपका ये काम है कि इसको देखना, रिवाइज करना, और हो सके तो मेरा अगर काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब आप लोग इसको शेयर कर देंगे। ठीक, अब भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर भारत में विश्वविद्यालय, भारत में विश्वविद्यालय कितने प्रकार में है ये हम सब लोग को मालूम है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना, दो चार क्वेश्चन, दो चार का एक कभी आए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होती है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे, आप तीन तीन लाइन छोड़िएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाद एक दो, हो सके तो दो नहीं, दो ही लाइन छोड़िए। फिर राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी। तीसरा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो निजी विश्वविद्यालय, और चौथी विश्वविद्यालय की बात करें तो डीम्ड विश्वविद्यालय। इतने प्रकार के हमारे भारत में विश्वविद्यालय हुआ करते हैं। अब देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का संबंध क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, केंद्र सरकार इसका सारा खर्चा देती है, वहां का पाठ्यक्रम, वहां का जितने भी प्रबंधन जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हरिसिंगौर यूनिवर्सिटी हो गई, अमरकंटक यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज क्या है? हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, ये कहाँ से इसका पैसा आता है? वित्त, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें इसकी संख्या अगर बात किया जाए तो 49 है अभी तक हमारे देश में। ठीक, फिर आते हैं हम लोग राज्य विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय की अगर संख्या की हम लोग बात करें तो 399 अभी तक के गिने हुए हैं। ये वेरी हो सकता है पर अभी एक आंकड़ा मोटा मोटा 399 समझ के लिए। राज्य विश्वविद्यालय क्या होते हैं? राज्य विश्वविद्यालय एक राज्य द्वारा वित्त पोषित होते हैं और यहाँ जितना भी प्रबंधन का काम, जितने भी सिलेबस का काम, ये राज्य सरकार तय करती है। ठीक, और इसमें होता क्या है कि इसके जो मतलब कुलाधिपति अगर कहा जाए, चांसलर कहा जाए, वो राज्यपाल हुआ करते हैं। ठीक है ना, राज्यपाल, कुलाधिपति,
ये होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। ओके, इसकी संख्या 399 है, इसका आप समझ रहे होंगे। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो होलकर यूनिवर्सिटी है, डीएवीवी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। ये सारी यूनिवर्सिटीज आपके राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत आए। उसके बाद निजी विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय है जो निजी व्यक्तियों द्वारा या फिर संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। इनकी भी संख्या आजकल बहुत बढ़ गई है, जो 330 है। इनका कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन ना सेंट्रल देगी ना राज्य देगी, इसमें पूरा पैसा जो लगाएगा जिस व्यक्ति का होगा। ओके, उसके बाद डीम्ड विश्वविद्यालय बहुत चर्चा में रहता है। तो डीम्ड विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय के ही सवाल है। एक तरह से केंद्र द्वारा सहायता, बस केंद्र द्वारा सहायता दी जाती है इन विश्वविद्यालय को, और कुछ कुछ समय पर इनकी लिस्ट आती है कि ये विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया। वहाँ की अच्छी फैसिलिटी, वो लोग टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, मैनेजमेंट का एजुकेशन देते हैं और बहुत सारे एजुकेशन देते हैं। फिर वो लोग अपना नाम भेजते हैं कि हमको डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो अच्छे विश्वविद्यालय को जो अच्छा काम कर रहे हो तो उनको हम लोग केंद्र विश्वविद्यालय में शामिल कर लेते हैं। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे ही होते हैं। ओके, लेकिन ये डीम्ड में शामिल होते हैं और उनको फिर केंद्र सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है। इनकी संख्या 126। हालांकि ये विवादों में रहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी डीम्ड घोषित है कौन सी नहीं। कोई कोई तो अपने आप को ऐसे ही मान लेता है। तो ये 4 तरह के विश्वविद्यालय भारत देश में हैं। अब हम लोग कुछ यहाँ पर फैक्ट की बात कर लेंगे जो आप नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है कि सर्वाधिक यूनिवर्सिटी कौन से राज्य में है। तो सर्वाधिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, 46 यूनिवर्सिटी हाईएस्ट कहाँ पे है, राजस्थान में। दूसरे फैक्ट की अगर हम बात करें कि सर्वाधिक डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो 28 कहाँ पे है, तमिलनाडु। अब देखिए साउथ इंडिया में थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा रहता है, इसलिए वहां पर इनको ज्यादा मिलते हैं मान्यता। ठीक, फिर केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यूटीज में अगर बात करें तो दिल्ली एंड क्या बोलते हैं पुडुचेरी, यहाँ पर विश्वविद्यालय है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। फिर और अगला फैक्ट अगर हम बात करें, गोवा में कोई विश्वविद्यालय नहीं, गोवा में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। फिर और इसमें क्या बात करेंगे, राज्य हो गया। ठीक, हाँ, डीम्ड विश्वविद्यालय के एक दो एग्जाम्पल अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद में है। ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ये भी डीम्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, क्या, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। ओके, ये डीम्ड विश्वविद्यालय कुछ एग्जाम्पल है। फैक्ट यहाँ पर आप लोगों ने नोट कर लिया, और कुछ और फैक्ट हम लोग यहाँ पर आगे से नोट डाउन करवा रहे हैं। जैसे आईआईटीज सब लोगों को पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर कोई बच्चे का सपना होता है। कोई कोई को छोड़ दो, ईमानदारी से बताइए कौन कौन ऐसा बच्चा था जो आईआईटी और मेडिकल यानी कि एम्स में जाने की इच्छा नहीं रखता था। मुझे लगता है मोस्टली लोग रखते हैं, क्योंकि वहां से हमारा समाज ही ऐसा है कि उसको ढाल दिया जाता है कि बेटा या तो इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा, जबकि ये सरासर गलत है। आपको क्या बनना है आप खुद डिसाइड करिए। माता पिता का थोड़ा सहयोग लीजिए, और माता पिता को ये समझना चाहिए कि जिस फील्ड में अपने बच्चे का इंटरेस्ट है उसी में जाने दें। कोई मतलब नहीं आप उसको सर्जरी का आप औजार पकड़वा देंगे, या फिर उसको एक इंजीनियरिंग का टोपी पकड़ा देंगे, इंजीनियरिंग का कोई मशीन चलवाएंगे। उसका इंटरेस्ट है वो नहीं चलाएगा। उसका अगर इंटरेस्ट है वो आर्ट पढ़ेगा, संविधान पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। उसका इंटरेस्ट है कि हम कुछ नया डेवलपमेंट करेंगे, साइंटिस्ट बनना है। उसका इंटरेस्ट है कि हमको खेती करना है, उसमें आप जाने दीजिए। कोई भी चीज उसमें थोपिए नहीं।
उसको अगर खिलाड़ी बनना है, विराट कोहली बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, तो जाने दीजिए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि आप वेट एंड वॉच करिए, बस गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, ठीक? ये सबको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर आएँगे, जिसकी बात करेंगे, कुछ और फैक्ट हम लोग बात करते हैं। हाँ, एक और फैक्ट की अगर बात करें, कुछ और फैक्ट हैं, जैसे आप बता पाएँगे क्या कि मोदी जी कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो मोदी जी एक विश्वविद्यालय है उसका कुलपति है, जिसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसके कुलपति कौन रह चुका है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं। तो ये एक फैक्ट आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और गुजरात में। तो इतनी बात हम लोग कर लिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि भारत में कितने आईआईटीज हैं। आईआईटी, आईआईएम, उसके बाद एनआईटीज, एनआईटी, उसके बाद आता है आईआईएसईआर, आईआईएसईआर, उसके बाद आता है ट्रिपल आईटीज, ट्रिपल आईटीज। इनकी संख्या कितनी है? कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसकी संख्या बताएंगे 23, आईआईएम की संख्या आप बताएंगे 20, एनआईटी की संख्या 31, 31, ठीक, और आईआईएसईआर की संख्या 7 और ये 5, ठीक। इतना हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया फैक्ट। अब कुछ ऐसे है कि इनका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। भाषाई आधार पर कुछ यूनिवर्सिटी है, भाषाई विश्वविद्यालय कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो सबसे पहले अगर हिंदी की देखें, हिंदी की, तो वर्धा, वर्धा कहाँ पड़ता है आपके? नागपुर में, नागपुर या महाराष्ट्र आप कहो, ठीक है ना। हिंदी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हिंदी, राष्ट्रीय नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय भी है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली है, इंटरनेशनल हिंदी जो यूनिवर्सिटी है वर्धा में, नागपुर में, वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हिंदी के लिए ये बहुत ज्यादा जानी जाती है, ठीक है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू, मौलाना आजाद, आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये किसके लिए है? उर्दू भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए आपका वर्धा में है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय हिंदी, जिसको महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी के नाम पर इसलिए रखा गया कि वर्धा में उनका आश्रम था, ठीक है। हिंदी वर्धा, जिसको महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी MGIU कहेंगे। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू के लिए है, ये यहाँ पर आपके पड़ता है कहाँ पर? हैदराबाद में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे भाई लोग ज्यादा है, ठीक है ना। मौलाना आजाद। फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि ये संस्कृत के लिए कौन सा है, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली। यहाँ पर पढ़ाई होती है भाई, संस्कृत जिसको पढ़ना है तो यहाँ से PG वगैरह वहीं से करो, ओके। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, या तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी उर्दू वो होगा। फिर उसके बाद तिरुपति में क्या है? एक और संस्कृत के है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे है? तिरुपति में भी है। एक संस्कृत के लिए तिरुपति, तिरुपति मतलब तिरुपति बालाजी की, इतने यूनिवर्सिटीज हैं जो लैंग्विस्टिक बेस में है, मतलब भाषा के आधार पर। अब तकनीकी शिक्षा भारत में अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पे है, कैसे है? तकनीकी शिक्षा का सीधा मतलब आप समझिए, तकनीकी शिक्षा में कौन कौन से विषय आएंगे। तो तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में आपका आएगा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, उसके बाद आपका आएगा फार्मेसी, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, ये भी आता है तकनीकी शिक्षा में। आप लोग अपने आप को तकनीकी स्ट्रांग समझे जो होटल मैनेजमेंट किए हैं, ठीक है। ये आता है आपका अप्लाइड आर्ट, अप्लाइड
आर्ट, ये सब तकनीकी शिक्षा के हम लोग के क्या है विषय हैं। हाँ, तकनीकी शिक्षा हो गया। फिर हम लोग आगे बात करते हैं तकनीकी शिक्षा में यहाँ पर कौन कौन से कौन बॉडी बार काम करती है, तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन क्या बनाया गया है, ये यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है बस, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बनाया गया तकनीकी शिक्षा में 1945 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना, ये हुआ हमारा तकनीकी शिक्षा। अब हम लोग लास्ट एक टॉपिक बात कर लेते हैं जिसमें एक्रीडिएशन सिस्टम आएगा, मतलब किस तरह से प्रत्यापन या फिर मूल्यांकन किस तरह से कॉलेजेस का किया जाता है, उस सिस्टम में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी ही बात करते हैं। तो हम लोग अब जल्दी से बात कर लेते हैं, क्या मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, इनका मतलब क्या परीक्षण होता है इन कॉलेजेस का, कि भाई कौन से कॉलेज टॉप में है, कौन से कॉलेज को क्या दर्जा दिया जाना चाहिए, इसके बारे में मतलब क्या होता है एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यायन। प्रत्यायन, इसका मतलब कि क्या हम लोग को इसमें एक्रीडिटेशन इन हायर एजुकेशन, ये आप टॉपिक डालेंगे हायर एजुकेशन। अब इसके लिए क्या बनाया गया है, इसके लिए कुछ संस्थाएं बनाएंगे जिसमें सबसे पहले अगर संस्था की बात करें तो NIRF, ठीक है, NIRF बना हुआ। NIRF द्वारा क्या होता है, एक संस्था बनाई गई है, एक संस्था क्या, दो संस्थाएं, NAC, NAAC, एक संस्था ये बनी हुई है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और वो क्या करता है कि हिंदी में इसको कहा जाए तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन बोर्ड, क्या बोलेंगे, नेशनल नेशनल असेस असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन बोर्ड, ठीक है ना, NAAC बोर्ड, ठीक है ना। जिसे इसमें क्या देखा जाता है कि इसके द्वारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेशनल NAAC सॉरी सॉरी काउंसिल, ठीक है ना, ये काउंसिल, ठीक है ना, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन बोर्ड। इसमें देखा क्या जाता है कि जैसे कोई मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, उसका क्या देखा जाए, उसका सिलेबस देखा जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा किस आधार पर, उसमें शोध क्या क्या होते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें विद्यार्थी कैसे कंट्रोल होते हैं, उनका कैसा संबंध है टीचरों से, ये सब देखा जाता है, प्रशासन कैसा है और नेतृत्व करने की क्षमता उस कॉलेज की कितनी है। तो ये यहाँ पर NAC द्वारा इसमें ग्रेडिंग दी जाती है, A+, ऐसा घोषित किया जाता है, ठीक है। तो आपके मतलब स्टेट में जहां से भी आप पढ़ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसा है जो NAC द्वारा A+ ग्रेड मिला है, ठीक है ना। हमारे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो NAC द्वारा A++ मतलब मिला है माधव साइंस कॉलेज उज्जैन को, यहाँ पर होलकर साइंस कॉलेज इंदौर को भी मिला है, ठीक। तो आप लोग अपने बताइए अपने आपकी यूनिवर्सिटी में किसको मिला है, ओके। तो NAC ये संस्था बनी है जो एक्रीडिटेशन करता है। NBA, NBA का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये क्या हुआ, ये टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पर वैल्यू करता है, ठीक है। NIRF को मैं आपसे फुल फॉर्म पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे इसमें। आगे हम लोग यही बात करते हैं कि नैतिक शिक्षा क्या होता है और कौन कौन से बोर्ड होते हैं, और हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, 1.5 घंटे के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो में बनाना ही हमारा लक्ष्य होता है, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होती है। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हम नहीं कर पाए, तो वो लंबे टॉपिक थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक और संस्था आती है तीसरे नंबर के, एग्रीकल्चर के लिए, मतलब राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन, ठीक है ना, नेशनल एग्रीकल्चर एक्रीडिटेशन बोर्ड, ठीक है ना, क्या NAAB, ठीक है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल एक्रीडिटेशन बोर्ड, मतलब राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड, ये नोट कर लेंगे। फिर आता है नाबेट, NABET, ठीक है ना, NABET, ये चौथा आता है। इसको भी आप इससे संबंधित ही है, इसमें आ जाएगा नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है ना, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से एक्रीडिटेशन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे कि ओपन एजुकेशन या फिर ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है, और डिस्टेंस लर्निंग। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि सरकार का ये होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोग जो शिक्षा है ना आसान बनाना, ई ई लर्निंग करवाना, ई लर्निंग के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ग्रामीण स्तर तक क्या होता है, पहुंच को एकत्रित करना, मतलब पहुंच को पहुंचाना शिक्षा को, ये हमारा उद्देश्य होता है ओपन यूनिवर्सिटी का। जो लोग उम्र से बाहर, मतलब ज्यादा उम्र के हो गए, वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं इन ओपन यूनिवर्सिटीज या फिर ओपन शिक्षा के माध्यम से, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल शिक्षा हो गई। तो इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, दूरस्थ शिक्षा दूरस्थ शिक्षा परिषद, इस ये 1991 में आया, और इसके द्वारा दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। इग्नू बना, एस SOU, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे भोज हुआ, ये सारे यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, ठीक है ना, मतलब इनका उद्देश्य यही हुआ। हम अब आप लोग बताएंगे कि आप लोग के स्टेट में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है ओपन जो आयोजित करवाते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, हम तो भाई वहीं से पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ लिया करें, क्योंकि बढ़िया रहता है, कॉलेज वॉलेज बहुत जाने का सिस्टम नहीं है, लेकिन घर में पढ़ाई करना पड़ता है, ये नहीं कि आप घर में बैठ गए, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है राष्ट्रमंडल शिक्षण, जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ लर्निंग, ये नया शब्द होगा, कॉमनवेल्थ लर्निंग। ये आपका यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का और टॉपिक है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये कॉमनवेल्थ लर्निंग 1988 में चालू किया गया। ये क्या है कॉमनवेल्थ, हम सब लोग को मालूम है, जितने भी इंग्लैंड के या फिर ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे, राज्य जिनको उन्होंने गुलाम बनाया था, ये सबकी एक यूनिटी, मतलब मेंबरशिप होती है राष्ट्रमंडल की। इन्होंने ये डिसाइड किया कि शिक्षा के चीज में हम लोग, शिक्षा के उसमें हम लोग इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं शिक्षा को। तो उसके लिए हेडक्वार्टर बनाया गया कनाडा में, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कनाडा में। इसके द्वारा कुछ प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, जैसे स्वयं, ठीक है ना, स्वयं को भी इसमें जोड़ दिया गया है। स्वयं के बाद आता है ज्ञान, ज्ञान मतलब GIAN, सॉरी GIAN, इसका फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। स्वयं को तो आप सब लोग को मालूम है, ज्ञान का होता है ग्लोबल इनिशिएटिव एंड एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है ना। तीसरा नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है समन्वय, ठीक है। ये आप इसका कॉमनवेल्थ एजुकेशन या फिर लर्निंग के ये पार्ट होते हैं। भारत में कुछ ऐसे जैसे NPTEL हो गया, ये शिक्षा मतलब दूरस्थ शिक्षा में ही आते हैं। कॉमनवेल्थ शिक्षा भी दूरस्थ में आता है। अब आता है लास्ट टॉपिक इसमें हमारा, नैतिक शिक्षा, ठीक। कौन सा आता है, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा किसमें आता है, हायर एजुकेशन में, मतलब वैल्यू एडेड एजुकेशन, ठीक है ना। तो नैतिक शिक्षा का सीधा मतलब ये होता है कि जब आप अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित व्यवहार, नैतिक, इन सब मूल्यों की आप एग्जामिन करने लगते हैं, आप परीक्षण करने लगते हैं, इसका मतलब आप नैतिक हैं। अगर जो व्यक्ति ये सब नहीं करता है, वो मतलब व्यक्ति नैतिकता के श्रेणी से थोड़ा भी दूर है, क्योंकि उसके मन में अगर थॉट नहीं आ रहा है
कि ये चीज़ गलत है, कोई काम करने से ये चीज़ गलत है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं, तो वो थोड़ा नैतिक है। नैतिकता मतलब एक भाव होता है अच्छा बुरा, उचित अनुचित, लाभ हानि, ये सब देखने का, ठीक है। इसका विकास की अगर बात करें कि नैतिक शिक्षा का विकास हमारे देश में कैसे हुआ, तो कहाँ कहाँ हुआ, तो 1952 का जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम आया था उसमें भी इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है 1964 कोठारी कमीशन, इसमें भी चर्चा किया गया कोठारी में। फिर 1986 एनईपी, इसमें भी चर्चा किया गया। फिर 2020 के इसमें भी नैतिक शिक्षा की बात की गई, ठीक। ये यहाँ पर विकास नैतिक शिक्षा से रिलेटेड, नैतिक शिक्षा में ज्यादा आपको यहाँ पर वो ध्यान, मतलब ये है कि अपने हिसाब से नैतिकता से चलना है, और शिक्षा में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, किसी का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल धन कमाएं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे 5 साल का बच्चा है, 50-50 हजार रुपए उसकी फीस लग रही है, पता नहीं किस बात के लिए लग रही। ये एक नैतिक शिक्षा शायद जो मैनेजमेंट है या मैनेजर है उसके पास कम है, या फिर क्या पता साधन संसाधन कितना दे जाते हैं मुझे तो पता नहीं, पर इतना नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, प्राइवेट स्कूल खासकर, उसमें ये समस्याएं हैं, ठीक है ना। क्यों जरूरी है नैतिक शिक्षा, महत्व इसकी अगर बात करें तो महत्व क्यों जरूरी है नैतिक शिक्षा हायर एजुकेशन में। सबसे पहला कि इसमें क्या होता है, नंबर एक महत्व जो परंपरागत शिक्षा है और मॉडर्न है, आधुनिक, इनका समन्वय होता है नैतिकता से माध्यम से। अगर व्यक्ति समझदार होगा, नैतिक होगा, तो इनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाएगा, उनका यूज करके आगे बढ़ेगा। ग्लोबलाइज्ड मतलब वैश्वीकरण होगा शिक्षा में अगर नैतिकता आएगी, नहीं तो आप वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। तीसरा अगर बात करें साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा इससे, नैतिक शिक्षा है। जनसंचार, लास्ट हुआ जनसंचार एवं सोशल मीडिया का विस्तार, ठीक है। परंपरागत और आधुनिक शिक्षा मतलब टेक्नोलॉजी में ये क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। ग्लोबलाइज वैश्वीकरण शिक्षा में सहयोग करेंगे। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, टेम्परामेंट सोच में विकास करेंगे, और जनसंचार एवं सोशल मीडिया का विस्तार क्षेत्र है उससे बढ़ेगा, इससे आपका नैतिक शिक्षा से। इसलिए नैतिक होना जरूरी है। एक इंसान का, एक व्यक्ति का नैतिक होना ही इम्पोर्टेंट रोल करता है उसके जीवन में। आप धन कितना भी कमा लेंगे वो इम्पोर्टेंट रोल नहीं अदा करे। कितने लोग हैं, कितने हीरो हैं, कितने हीरोइन हैं, कितने एक्टर्स हैं जो नैतिक नहीं है, जो थोड़ा नैतिक मूल्य पे नहीं चलते, उनको कोई नहीं जानता। जो नैतिकता के साथ रहते हैं उनकी वाहवाही होती, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका नाम है हायर एजुकेशन। आप लोग को बहुत सहयोग मिला, और आप लोग के सहयोग की वजह से मैं ये क्लास ले पा रहा हूँ। उसका रीजन है आप लोग जितना इसको देखते हैं ना, हमारा उतना मोटिवेशन होता है। उसके बाद ये जितने लोगों तक पहुंचता है उससे मेरा मोटिवेशन और दोगुना हो जाता है, और हमारी एनर्जी बनी रहती है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, हमने जितना वादा किया था हमने कंप्लीट कर दिया। आज के बाद अगर आप लोग को यूनिट 7 मतलब डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग की क्लास चाहिए, तो उसको हम डिस्कस केवल करेंगे कि कैसे कैसे हैंडल करना है। एक क्लास 2 क्लास में मैं ला दूंगा वीडियो को, ठीक। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, और आप बढ़िया स्कोर करेंगे, मेरा ये एकदम क्या बोलते हैं उम्मीद है। तो जय हिंद, जय भारत।